ओके, वेलकम बैक गाइस। सो यहाँ हम बनाने जा रहे हैं 14 जनरेशन का पीसी जीपी, जहाँ पे हम गीगाबाइट का मदरबोर्ड और सेकंड RX 6600 Asus का 8 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हैं। साथ ही में एंटी स्पोर्ट का LCD वाला कैबिनेट भी, ऐसे भी हम बताएंगे कि LCD कैसे दिखेंगी इसकी। साथ ही में 16 GB रैम क्रूशल की और 500 GB NVMe यूज करेंगे P3 की। और करते इसे स्टार्ट और एक कंपार्टमेंट हम लगा के आपको बताने वाले हैं। एंड ये जो हमें पूरे कंपार्टमेंट जो पड़ रहा है वो है 70,000 के करीब। 70,000 में हमारा ये पीसी बन रहा है और ये 70,000 से ये बनना चाहिए था 60K में। लेकिन मसला ये हो गया कि एक्चुअली इसका जो कंपार्टमेंट है काफ़ी महंगे हो चुके हैं, सबके प्राइस अब डबल हो चुके हैं। तो थोड़ा सा हमें कॉस्टली गया है 10,000 से। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जो हम मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं वो गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, गेमिंग मदरबोर्ड B760MXAX वाईफाई मदरबोर्ड है। और करते से ओपन, यहाँ पे लगी हुई है इसकी सील्स वगैरह, आप देख सकते हो। यहाँ पे फुल सील्स लगी हुई है। इस सील्स को हम करेंगे कट और यहाँ पे आपको दिख जाता है मदरबोर्ड। पहले निकाल लेते हैं मदरबोर्ड को यहाँ पे नीचे से हम, और इसके नीचे हम देखेंगे तो नीचे मिल जाते हैं आपको 2 SATA और यहाँ पे वाईफाई के लिए इसकी वाईफाई कनेक्टर, और यहाँ पर ही आपको मिल जाता है इसकी नट जो कि NVMe के लिए यूज़ होता है। लेकिन एक्चुअली हम एक NVMe लगा रहे हैं तो इसकी शील्ड पर ही अलग से होगा, हीटसिंक की शील्ड अलग से आती है इसकी। तो करते हैं बॉक्स को साइड, और यहाँ पे है हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड पे आप देख सकते हो यहाँ पे सील लगी हुई है। इस सील को कर लेंगे हम ओपन, और यहाँ पे हम निकाल लेंगे हमारा मदरबोर्ड। ओके, तो यहाँ पे आप मदरबोर्ड पे देख सकते हो कि फ्रंट में आप 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं और बहुत अच्छी कॉस्टिंग में आता है। ये 15,000 तक के आपको मदरबोर्ड मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 4 रैम स्लॉट मिल जाती है, वाईफाई मिल जाता है, 2 आपको ग्राफिक्स कार्ड के लिए स्लॉट मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपकी NVMe लग जाएंगी। साथ ही में आप दूसरी NVMe यहाँ लगा सकते हो। 2 NVMe का सपोर्ट मिल जाता है, एक Gen 4 और एक Gen 3। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 SATA और दो इधर साइड से, 2 इधर साइड से, 4 SATA पोर्ट मिल जाते हैं। और यहाँ पर USB वगैरह सारी चीज़ें मिल जाने वाली है आपको। और यहाँ पे आपको 8 पिन कनेक्टर मिल जाता है, 20 पिन कनेक्टर यहाँ मिल जाता है। साथ ही में आपको C पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे 3.0 का पोर्ट मिल जाता है। ये C पोर्ट कैबिनेट के लिए यूज़ होने वाला रहता है। और यहाँ पे आप फ्रंट में देखोगे तो 2, 4, 6, 8 USB पोर्ट मिलते हैं। 8 USB पोर्ट आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिल जाता है LAN के लिए कनेक्टर और HDMI और डिस्प्ले पोर्ट। साथ ही में आपको LAN इनपुट आउटपुट मिल जाता है, और वाईफाई भी साथ में ही मिल जाता है आपको। ओके, तो ये था ओवरऑल इसका अनबॉक्स। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं वो है i5 का 14 जनरेशन 14400F इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हैं और इसकी कॉस्टिंग थोड़ी कम पड़ जाती है। अभी फ़िलहाल में इसकी कॉस्टिंग आती है 13,000 से 14,000 के बीच में आपको ये प्रोसेसर मिल जाता है। तो करते इसे अनबॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सीरियल नंबर, यहाँ पे इसका सीरियल नंबर वगैरह सारी चीज़ें डिटेल दर्ज है। और यहाँ पे इसकी सील, हम इसकी सील को कर देते हैं ओपन। ओके, तो ये हो चुका है ओपन हमारा। और साथ ही में इसके जो आता है ना वो आ जाता है एक्चुअली स्टिकर, और स्टिकर के साथ ही आपको मिल जाता है यहाँ पे नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका प्रोसेसर, और प्रोसेसर के साथ ही आपको मिल जाता है फ़ैन। एक्चुअली हम ये फ़ैन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम फ़ैन यूज़ कर रहे हैं दूसरे वाला। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं i5 का 14 जनरेशन, आप देख सकते हो मॉडल वगैरह सारी चीज़ें। ओके, करते इसे ओपन। बहुत सिंपल सी पैकिंग आती है इसकी, और प्रोसेसर काफ़ी बड़ा भी रहता है ये, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम इसे करेंगे अटैच। मदरबोर्ड को इस तरीके से रख लीजिए, और इसमें कुछ खास देखना नहीं पड़ता है। यहाँ से आप इसे ओपन कर लीजिए, और यहाँ से जो है ना प्रोसेसर को इस तरीके से रखिए कि आपको जो लिखा हुआ है i5 वगैरह जो भी लिखा हुआ आता है प्रोसेसर पे, जो भी 12 जनरेशन से लेकर 14 जनरेशन तक के, वो आपके साइड हो और मदरबोर्ड इस तरीके से रखा हुआ हो। अब आराम से इसे लगा दीजिए, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस ये खाँचे मैच हो गए, प्रोसेसर हल नहीं रहा, इसे उठाइए और
इसे दबाइए, आपको कट से आवाज़ आ जाती है, ये ऊपर का निकल जाता है और थोड़ा सा प्रेशराइज होकर आपको इसको बंद करना पड़ता है। ओके, पूरा फिट बैठता है प्रोसेसर इसके अंदर। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे जो रैम यूज़ कर रहे हैं वो है एंटीस्पोर्ट की 690 नियो FP DDR5 मेमोरी, जो है 5200 मेगाहर्ट्ज़ की UDMMI और इसकी स्पीड 5200 मेगाहर्ट्ज़ मिल जाती है। 16 GB की सिंगल चिप है ये, और 16 GB की अभी रैम की प्राइस चल रही है इसकी मिनिमम 7 से 8 हज़ार रुपये, जो कि तकरीबन थी 4 हज़ार के करीब करीब। तो अब सीधा सीधा प्राइस डबल के करीब करीब पहुँच चुके हैं इसके। 7 से 7.5 हज़ार के बीच में ये रैम मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हो रैम की पैकिंग वगैरह बहुत अच्छी पैकिंग आती है, और यहाँ पे एक सिंपल सी पैकिंग दी हुई है इसने, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है और ना पीछे से कोई सपोर्ट्स है। बस इसे खोल लीजिए और ये रैम आपकी 8 चिप वाली। ओके, तो करते इसे इंस्टॉल, और बहुत अच्छी रैम आती है, स्पीड्स वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छी देती है ये। और यहाँ पे मैं लास्ट स्लॉट में इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, ये हो चुकी है हमारी रैम इंस्टॉल। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम जो NVMe यूज़ कर रहे हैं वो 500 GB की P3 क्रूशल की हम NVMe यूज़ कर रहे हैं, और ये आती है Gen 3 500 GB NVMe। ओके, तो यहाँ पे ये रहा NVMe का स्लॉट इसका, और इसके नीचे आपको हीटसिंक वगैरह भी मिल जाती है। यहाँ से आप खोल लीजिए इसे, और नीचे में आपको देखने को मिल जाती है हीटसिंक। यहाँ पे आप इसे आराम से अंदर लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए NVMe का स्लॉट्स है, ये लग चुकी है हमारी NVMe, और यहाँ पे कुछ खास है नहीं, बस इसे इस तरीके से अटैच कर देना है। ओके, ये हो चुका अटैच। तो यहाँ पे हम जो कूलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा AG400BK डीप कूल का गेमिंग सीरीज़ का 120mm CPU कूलर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट अचानक में आई, और ये ARGP कूलर है ये, और 14 जनरेशन के लिए काफ़ी सफिशेंट और बहुत अच्छा कूलर है ये। तो करते हैं इसे इंस्टॉल, और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सील्स वगैरह कुछ आती नहीं है, यहाँ से ऊपर से ये खुल जाता है। सामने आपको मिल जाती है इसकी गाइड्स वगैरह, और यहाँ पे मिलती है इसकी पैकिंग। इस तरीके की सारी पैकिंग आती है इसकी, और मैं इंस्टॉल कर भी आपको इससे बता दूंगा। गाइड्स वगैरह है, गाइड्स के अंदर आप देख सकते हो किस तरीके से इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कूलर में आप देख सकते हो यहाँ पे सारे पिन्स हैं, RGB पिन है। अगर आपकी अदर से RGB कुछ है तो आप इससे अटैच करके उसे भी सिंक कर सकते हो। तो ये रहा RGB का, और यहाँ पे आपको ये मिल जाता है पावर के लिए जो CPU के हेडर में लगेगा, ये CPU हेडर में लगेगा मदरबोर्ड के, और फ्रंट में एक फ़ैन मिल जाता है। नीचे मिल जाता है आपको, यहाँ पे शील्ड आती है, यहाँ से इसे हटा दीजिए, और यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉपर की प्लेट। और काफ़ी अच्छा लिक्विड कूलर है ये। अगर आप लिक्विड कूलर बोल रहा हूँ, CPU कूलर है। इसके अंदर आप i7 14 जनरेशन भी यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और कूलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, तो ये प्लेट्स आती है इसके साथ, और ये रही इंटेल की प्लेट, और ये है शायद इसके ऊपर लगने वाली प्लेट जिसके ऊपर ये कूलर लगेगा। साथ ही में नट्स वगैरह मिल जाते हैं आपको, और यहाँ पर भी नट्स काफ़ी मिल जाते हैं। अब करते हैं इसे अटैच। तो यहाँ पे जो है ना, कुछ स्टिकर नहीं दिया है ताकि चिपक सके ये, बल्कि बस आप इसे उठाइए, यहाँ पे इस तरीके से इसे लगा लीजिए। ओके, तो ये जो पट्टी है, ये पीछे की जो पट्टी है आपकी इस तरीके से बैठती है। फ्रंट में आपका ये मिल जाता है, और यहाँ पे अब इसे आराम से इसे रख दीजिए, थोड़ा सा मैनेज करके रखना पड़ता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ना, इसके अंदर जो AMD के जो आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, यानी ऑरेंज कलर के, और जो इंटेल के आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। एक्चुअली ये है 1700 का, आप देख सकते हो इसके ऊपर 1700 लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये जो है ये है 1100 के लिए। तो हम 1700 के लिए जो एक खाँचे वाले हैं ना, ये लगाएंगे। तो आप धीरे धीरे इसे लगा दीजिए, 4 कोनों में 4 लग जाते हैं। ओके, ये चारों कोनों में लग जाते हैं। उसके साथ आते हैं 4 नट, जो कि इसके ऊपर ये रखी जाती है पट्टी, और 2 खाँचे इस तरीके से, और यहाँ पे रख देंगे हम पट्टी।
और पहले इसे अटैच करके देख लेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से मैच होना चाहिए। एक्चुअली ये फ़ैन का जो एयर है वो पीछे से निकल जाना चाहिए कैबिनेट से। तो यहाँ पे ये हमने चेक कर लिया और अब हम लगाएंगे इसके स्क्रूज। ये इजीली लग जाते हैं, अब हाथ से भी इसे टाइट कर सकते हो। ओके, तो हमारी जो ऊपर की पट्टी है वो हमने लगा दी है और नीचे में आपको यहाँ पे ये मिल जाता है डीप कूल की तरफ से लिक्विड, और इसके फैन से लगा हुआ नहीं आता है। एक्चुअली काफ़ी अच्छा लिक्विड आता है, थर्मल पेस्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर, और यहाँ पे हम इसे अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा गाढ़ा थर्मल पेस्ट आता है, इसको ज़्यादा वो ना करें, हल्का हल्का भी लगाए तो भी चल जाता है ये। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिक्विड सब सारी चीज़ें लगा दी हैं और ये जो है इसे पहले खोल ले या ऐसे रख देते हैं अभी। तो यहाँ पे इसे कर लेंगे हम अटैच, और ये देखिए ये इस तरीके से नट रहता है, यानी उल्टी तरफ से फीमेल नट है, और यहाँ पे इसे इस तरीके से अटैच कर देंगे। आराम से इसे आप कस लीजिए, और एक फ्रंट में भी नट है तो उसे भी हम कस लेते हैं। यूज़ कर रहे हैं वो है एंटी स्पोर्ट्स का X2 के अंदर आपको मिल जाती है LCD, जिसके अंदर आप टेम्परेचर और बाकी कुछ चीज़ें देख सकते हो, जो कि मैं आपको इसे इंस्टॉलेशन के बाद बताऊंगा। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 3 ARGP फैंस, और करते हैं इसे ओपन कि ये ओरिजिनल ARGP है क्या नहीं है। ओके, यहाँ पे इसे पलटा लेते हैं हम, और यहाँ पे हमारा निकल चुका है कैबिनेट के जो आया हुआ है, बहुत ही इसके जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी टूटा फूटा है। ओके, तो इसे कर लेते हैं अलग। वैसे कैबिनेट तो कुछ हुआ नहीं है, ऐसा लग तो नहीं रहा मुझे कुछ हुआ है, और ना ही किसी तरीके का डैमेज दिख रहा है मुझे इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो पन्नी है इसकी वो निकाल लेते हैं। थोड़ा स्लिम कैबिनेट आता है, और फ्रंट में आप देख सकते हो मेश है। फ्रंट में आपको कोई फैंस देखने को नहीं मिलता है, तो पहले ओपन करके आपको बता देता हूँ। ओके, तो पहले कर लेते हैं इसे हम ओपन। यहाँ पे 2 स्क्रूज आते हैं, फिंगर नट्स आते हैं, ये इसे हटा देते हैं, और यहाँ पे आप इस तरीके से इसे निकाल लीजिए कांच को। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको नीचे में आपको मिल जाता है एक पावर बटन, रिस्टार्ट बटन, साथ ही में आपको मिल जाता है माइक के लिए, और 3 आपको मिल जाते हैं USB, जिसके अंदर 2.0 के 2 3.0 का 1। नीचे में आपको मिल जाती है एक पन्नी, यहाँ पे आप लगा सकते हैं आपकी सिंगल एक हार्ड डिस्क, और गाइड्स वगैरह मिल जाती है। गाइड्स के ऊपर इसकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हो, ये कलर में किस तरीके से दिखेगा, इसकी फ़ोटोज़ आ जाती है X2 LCD। और यहाँ पे इसका जो है LCD के लिए पैनल्स वगैरह और ये दिए हुए सारी चीज़ें, और यहाँ पे ये दिया है इसने एक्चुअली अटैच करने के लिए कि अदर USB अगर ये अपना RGB कनेक्ट करना है तो कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो हमारा फैंस है उसका RGB से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो दिए हुए है वो सारे फैंस वगैरह अटैच करने के लिए दिए हुए जिससे पावर मिल सके। ओके, और नीचे में आपको दिख रहा है इसका पावर के लिए इधर साइड से रहेगा, और यहाँ पे सारे फैंस की केबल्स गई हुई है। 2 ऊपर फैन मिल जाते हैं आपको, और साइड में आप देखोगे बैग में तो एक फ़ैन मिल जाता है। बैक साइड से आप देख लीजिए ऐसे, यहाँ पे SMPS लगा सकते हैं। आपको फ्रंट से ही SMPS लगाना पड़ेगा, बैक साइड से आप SMPS नहीं लगा सकते। इधर साइड से आप अगर देख लोगे तो यहाँ पे जो है ना, इसने केबल मैनेजमेंट के लिए इस तरीके से दिया हुआ है कि आप यहाँ से केबल बाहर निकाल लो, जो भी आपको अटैच करना है यहाँ से इस तरीके से निकाल लो। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है इसने, और किस तरीके से इंस्टॉलेशन करेंगे इसका वो भी आपको बता देता हूँ। नीचे में आपको इस तरीके से USBs वगैरह मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो करते हैं पहले अटैच मदरबोर्ड को, और फिर देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से हमें इंस्टॉलेशन करते हैं। ओके, तो इंस्टॉलेशन के से पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये देखिए ये है USB 2 दिए हुए इसने। एक्चुअली ये जो USB है ये डायरेक्ट USB जो फ्रंट में दिए हुए उसके लिए, तो 2.0 की USB है, ये 3.0 की USB के लिए,
और ये जो यूएसबी है ये आपके मदरबोर्ड के यूएसबी में लगेगा, जिससे आपकी एलईडी जो है, जिससे आपका मदरबोर्ड के सारे कंट्रोलर्स आपको डिस्प्ले पे बताएंगी। साथ ही में यहाँ पे जो ऑडियो वगैरह और रिस्टार्ट वगैरह का बटन दिए हुए हैं, और जो रिस्टार्ट का बटन जो है वो इसके अंदर दिया हुआ है ताकि आप RGB कंट्रोल कर सको। वैसे हम मदरबोर्ड से कंट्रोल करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम इसे ही अटैच रहने देंगे। पीछे में आपको 3M का मिल जाता है, तो इसे निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं इसे स्टिक, ताकि जो है ये निकले ना। ओके, तो यहाँ पे ये हो चुका है स्टिक्स, और इधर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसे इस साइड से आपका जो पावर का कनेक्टर आ जाता है, मैं सोच रहा हूँ कि इसे निकाल लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो है ना गलती से इसका मुंह जो है इधर कर दिया था, तो वापस करना पड़ा। यहाँ पे हमारा जो है पावर के लिए लगेगा, जो कि हमारे फैंस को पावर देगा, जिससे फैंस घूमेंगे और LED आएंगी। यहाँ पे LED के लिए कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है इसे अटैच कर सकते हो। अदर जो हमारी LED रहेंगी फैंस की, उसे अटैच करेंगे। और अब करते हैं मदरबोर्ड हमारा इंस्टॉल। लेकिन मदरबोर्ड इंस्टॉल करने से पहले मैं इंस्टॉल करूँगा SMPS, ताकि हमारा केबल मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो SMPS हम यूज़ कर रहे हैं वो है टफ गेमिंग की तरफ से 550 वॉट का, असूस के लिए, असूस की तरफ से। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी पन्नी अलग कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में लगी हुई है सील इसके, इसे भी निकाल लेते हैं हम। और नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पे है काफ़ी सारे स्टिकर्स आते हैं जो आप लगा सकते हो, और कैबिनेट्स के ऊपर यहाँ पे अलग अलग तरीके से। और नीचे में आप देख लीजिए मिल जाती है हमें गाइड्स काफ़ी बड़ी, इसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई है इसकी, किस तरीके से SMPS वगैरह लगाना है ये। साथ ही पावर केबल मिल जाती है, जो कि काफ़ी हेवी मिलती है, काफ़ी हेवी आपको पावर केबल मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी जड़ी की पावर केबल है, और यहाँ पे फ्रंट्स भी आप क्वालिटी बहुत अच्छी दी हुई है पावर केबल की। और नीचे में हमें मिलती है इसका पूरा बंच, जो कि काफ़ी ही अच्छा है। और नीचे में आप एक और चीज़ यहाँ पे दी हुई है इसके लिए, कि केबल मैनेजमेंट के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी हुई है, हम इसी से केबल मैनेजमेंट करेंगे इसका। और नीचे में और कुछ खास है नहीं, बॉक्स को कर देते हैं, हटा देते हैं। नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है SMPS को भी थोड़ा सा डिज़ाइनेबल बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो है जाली भी काफ़ी अच्छी दी हुई है इसकी, और फ़ैन भी आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है। यहाँ पे टफ गेमिंग 550 वॉट की ब्रांडिंग, और नीचे भी टफ लिखा हुआ है, टफ गेमिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है इसने। यहाँ से आप इसे अलग कर लो, इसे भी आप केबल मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देख लीजिए कनेक्टर क्या क्या दिए हुए इसने। तो पहले जो कनेक्टर हमारे हाथ में लगता है वो है CPU के लिए, और इसके ऊपर लिखा हुआ भी शायद है, लेकिन CPU लिखा हुआ नहीं है। और यहाँ पे 24 कनेक्टर मिल जाता है, आप देख सकते हैं इसकी पावर बहुत ही तगड़ी है केबल की। यहाँ पे आपको जो कनेक्टर मिलते हैं वो भी आप देख लीजिए कितने सही और कितने अच्छे कनेक्टर मिलते हैं। तीन आपको पाटा कनेक्टर, और इसके साथ 4 के 4 पाटा कनेक्टर जो है ना बिल्कुल अलग तरीके से दिए हुए हैं। और यहाँ पे जो है एक और हमें कनेक्टर मिल जाता है, सॉरी ये कनेक्टर नहीं है, यहाँ पे मिल जाता है PCI के लिए। यहाँ पे PCI लिखा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है वो CPU के लिए है, और जिसके ऊपर लिखा हुआ PCI ये आपके ग्राफिक्स कार्ड के लिए है। और नीचे में आपको और मिल जाते हैं यहाँ पे SATA 1 2 SATA ये, और 3 SATA ये, यानी से 5 SATA कनेक्टर मिल जाते हैं। एक आपको मिल जाता, और 4 आपको मिल जाते हैं पाटा कनेक्टर, 5 SATA कनेक्टर, 24 पिन कनेक्टर। साथ ही में आपको मिलता है PCI स्लॉट के लिए 4 और 4 8 कनेक्टर, और 8 पिन का कनेक्टर मिलता है आपके CPU के पावर के लिए, जो मदरबोर्ड पे लगेगा। ओके, तो ये था ओवरऑल इसका अनबॉक्स। एक्चुअली जो कनेक्टर है ना ये पूरे हमें पीछे से घुमाने पड़ेंगे, और कुछ कनेक्टर जो हमारे GPU के हैं वो इस तरीके से रखने हैं। और ये जो हमारा CPU का कनेक्टर है जहाँ से हमारा प्रोसेसर के लिए यूज़ होगा, उसे भी हमें इस तरीके से इधर से निकालना पड़ेगा, यहीं से हमें इसे निकालना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि ये ऊपर से घूमकर आ जाए आराम से।
ओके, और यहाँ पे इसे हम लगा देंगे अंदर। और यहाँ पे हमें लगाने हैं 4 नट इसके। ओके, करते हैं इसे मदरबोर्ड को अटैच हम। और मेन चीज़ ये है कि हमें मदरबोर्ड की जो कैबिनेट की जो शील्ड नहीं लगानी पड़ती, आई शील्ड इसको अटैच आती है। तो बस इसे उठाना है और सीधा सीधा हमें इसे लगा देने का है। तो ये जो केबल्स है ना, ये वाली केबल हम दूसरे को अटैच करने के लिए यहाँ से जो उसने होल दिया है ना, इसके अंदर से निकाल लेते हैं। ओके, तो ये यहाँ से निकल जाएंगी। मदरबोर्ड थोड़ा सा कंजक्शन वाला है ये, तो फुल ATX कैबिनेट है ये, फुल ATX कैबिनेट ना होने की वजह से। ओके, यहाँ पे हमारा अटैच हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये जा रही है कि ये तो अटैच हो जा रहा है, ये नट, इसके नट से नट मैच करने में थोड़ा सा इशू जा रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमें एक्चुअल में इसे अटैच करना पड़ रहा है। और यहाँ पे पहले मैं इसका, अच्छा यहाँ से जो है ना, मैंने आयो शील्ड इसकी थोड़ी सी इधर उधर ले ली थी इसकी वजह से। अब यहाँ पे जो है ना, ये हो चुका अटैच। लेकिन यहाँ जो है ना, नीचे आप देख सकते हो 2 नट हमें लगाने पड़ रहे हैं। तो ये 2 नट हमें लगाने पड़ेंगे। तो पहले इसे निकाल लेते हैं बाहर और इसे कर देते हैं थोड़ा सा साइड में। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ना 3 ही नट है, नीचे में 2 नट मिसिंग है। तो एक्चुअली क्या है कि हमें जो है ना इससे मैच करना पड़ेगा। और ये जो एक नट दिया हुआ है इसने, ये प्रॉपर दिया हुआ है 3 नट के लिए। ओके, तो यहाँ पे है ही नहीं नट, तो हम यहाँ पे लगा भी नहीं सकते। ओके, बस अब अटैच करना है इसे, कुछ खास है नहीं। ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं। पहले आई शील्ड इसकी मिलानी पड़ेगी मुझे। इधर से आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है ना ये पूरी मैच करनी पड़ती है। मैच करने के बाद हमें इसे अटैच करना है। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कैबिनेट है ये, लेकिन एक बार लग गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नट मैच हो चुके हैं। अगर ये थोड़ा सा भी नीचे रहा तो ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि हम इतने दबा कर इसे यूज़ नहीं करने वाले, आराम से। ओके, तो इस तरीके के जो नट आते हैं, जिसका वाइशर्स आते हैं ना, ये रहते हैं मदरबोर्ड के नट। तो ये मदरबोर्ड के लिए यूज़ होते हैं, ताकि हम इस यहाँ पे मदरबोर्ड को लगा लेते हैं। तो यही नट यूज़ करिए आप, बेटर है। उसके अलावा कोई नट यूज़ नहीं किए, क्योंकि लगेंगे नहीं, और वाइशर होने की वजह से प्रॉपर ये फिट भी हो जाते हैं। ओके, तो मैंने बाकी केबल्स अटैच कर दिए। अब ये रही 24 केबल हमारी। तो यहाँ से इसे अंदर डाल देना है, इस तरीके से ये निकल जाएंगी बाहर, और यहाँ पे इसे लाकर अटैच कर देना है। थोड़ा सा हेवी काम है, लेकिन ये हो चुका। ओके, तो हमारा जो फैंस का ARGB है, CPU फैंस का, और ये जो है हमारा कनेक्टर का ARGB, इसे अटैच कर देंगे ताकि दोनों भी सिंक हो जाए आराम से। वैसे हम चाहे तो मदरबोर्ड से सिंक कर सकते हैं इसे, लेकिन हम यहीं से सिंक करने की कोशिश कर रहे हैं इसे, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना जाए। और ये जो एक पिन है, ये पिन एक हम मदरबोर्ड में लगा देंगे। तो यहीं से हम इसे घुमा लेते हैं और पहले देख लेते हैं अब कनेक्टर कहाँ लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 पिन का कनेक्टर है अंदर की तरफ। यहाँ पे अंदर की तरफ आपको 3 पिन कनेक्टर मिल जाता है। यहाँ पे ARGB कनेक्टर लग जाता है, साथ ही में RGB कनेक्टर भी है, लेकिन हमें ARGB लगाना है तो ARGB के लिए 3 पिन रहती है। तो यही 3 पिन हम यहाँ से अंदर डाल देंगे और यहाँ से बाहर निकाल के हम इसे अटैच कर लेंगे। पहले हमें मदरबोर्ड लगाने से पहले ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ताकि हमें कोई कंजक्शन का सामना ना करना पड़े और सारी केबल आराम से लग जाए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने नट वगैरह और केबलिंग वगैरह प्रॉपर कर दिया हूँ। जितना भी मुझसे हो सकता था मैंने सारी चीज़ें अटैच कर दिया हूँ इसे। अब रहा हमारा ग्राफिक्स कार्ड लगाना। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिक्स कार्ड है हमारा RX 6600 8GB वर्जन 2, मेड इन चाइना में ही बनते हैं ASUS। और यहाँ पे है इसका दिया हुआ है 8 पिन कनेक्टर भी दिया हुआ है, और काफ़ी पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है ये। एक्चुअली मैं सेकंड बेच रहा हूँ, एक्चुअली मुझे इसलिए सेकंड बेचना पड़ रहा है कि मेरा ग्राफिक्स कार्ड मैं दे रहा हूँ, और मैं 7600 अब यूज़ करूँगा इसकी जगह पे। तो यहाँ पे इसे प्रॉपर लगाना है, अटैच कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हम जो है प्रॉपर खांचे में अटैच कर दिए।
ओके, तो लग चुका है हमारा ग्राफिक्स कार्ड भी, और फ्रंट से इसे यहाँ से जो है ना हमने पट्टी निकाल ली थी, अब यहाँ पे इसे हम टाइट कर देंगे। तो टाइट करने के लिए जो हमारे नट यूज़ होते हैं वो इस तरीके के नट रहते हैं। यही नट SMPS को भी लगते हैं, ये आप देख सकते हो, ऐसी नट यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो सेम ही नट आते हैं, आपको 2 नट इसके साथ पहले ही मिल जाएंगे, आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ पे एक और नट लगा देंगे ताकि ग्राफिक्स कार्ड की पैकिंग प्रॉपर रहे और ग्राफिक्स कार्ड जल्दी निकले ना। ओके, ये रही शीट इसकी, यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे ये अटैच हो चुकी है। यहाँ पे एक नट लगता है, यहाँ पे हम नट लगा देंगे, इस तरीके का नट लगा देंगे अभी का। तो ये जो नट है आप हार्ड डिस्क को भी लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क अगर पैकिंग करनी है तो। ये थोड़ा जाड़ा नट आता है और एक्चुअली पैकिंग अच्छी हो जाती है। एक नट यहाँ पर भी लगेगा इसके लिए, तो वही सेम नट हम यूज़ करेंगे इस तरीके का, और यहाँ पे भी इसे कर देंगे पट्टी को बंद। ये जो कैबिनेट है ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाता है 4 से 4,500 के बीच में। ओके, तो ये हो चुका है हमारा पूरा अटैचमेंट। अब लगाना है हमें सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड के लिए पावर, और इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा PCI जो है, ये रहा हमारा PCI को यहाँ से हम इधर से नीचे से निकाल लेंगे, या फिर ऊपर से ही डाल सकते हैं, लेकिन ऊपर से जो है ना हमारा ये ढक्कन लगने वाला नहीं रहेगा, तो हमें इसे नीचे से ही डालना पड़ेगा। हमारा जो कांच है टेम्पर्ड गिलास वो लगेगा नहीं, तो हमें इसे नीचे से ही घुमाकर लेना पड़ेगा और यहाँ पे इसे अटैच करना पड़ेगा। ओके, तो ये रही पीछे की केबलिंग जो कि हमें केबलिंग करनी है अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा इसका LED की हम अभी पन्नी निकालेंगे नहीं, पहले पूरा सेटअप होने देंगे, उसके बाद इसकी पन्नी वगैरह निकालेंगे। तो आप देख सकते हो कितने सारी चीज़ें कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, फुल एक्चुअली भर चुका है ये। और नीचे में आप देख सकते हो ब्रांडिंग भी अच्छी दिख रही है इसकी, टफ गेमिंग की 550 वॉट की। आप यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा सकते हो, एक ऊपर भी हार्ड डिस्क लगा सकते हो। यहाँ पे लगे तो आप SATA भी SSD लगा सकते हो, यहाँ पर भी SATA SSD लगा सकते हो। ओके, और काफ़ी हेवी हो चुका है ये अब कैबिनेट। तो करते इसका सेटअप्स और डालते हैं विंडोज़ इसके अंदर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना डिस्प्ले हमारा चालू हो चुका है, और सारी चीज़ें आप देख लो कि यहाँ पे कलरिंग वगैरह भी सब सिंक हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे 550 वाट का टफ गेमिंग का भी है, और यहाँ पे इससे कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे दिस PC पे, राइट क्लिक, शो मोर, प्रॉपर्टीज़। ओके, तो आप प्रॉपर्टीज देख सकते हो, 466 GB की स्टोरेज, 8 GB रैम, 8 GB ग्राफिक्स, 16 GB रैम और 4400 का हमारा प्रोसेसर। अब देखिए, अब इसका डिस्प्ले जो चालू करना है ना, तो डिस्प्ले चालू करने के लिए आपको जाना पड़ता है क्रोम पे, और क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना पड़ता है एंटीस्पोर्ट X2 LCD जो आपकी खुद की है, उसके ड्राइवर्स। तो ड्राइवर इंस्टॉल मैनुअली, यहाँ पे जाएंगे नीचे में X2 LCD पे, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं देता है, आपको जाना है डाउनलोड में। आप कैसा भी जाइए, यहाँ पे डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेटवर्क, प्रोजेक्ट और कैबिनेट। अब ये कैबिनेट के अंदर 2 कैबिनेट दिख रहे हैं आपको, X3 और 3 कैबिनेट है। एस डिजिटल जिसके ऊपर में डिस्प्ले है, और एक जो है X3 LCD जिसके साइड में डिस्प्ले है, और X2 LCD जिसके फ्रंट में डिस्प्ले है। तो इसे डाउनलोड करना पड़ता है। इसे डाउनलोड करने के बाद जो है सेटअप वेटअप करने के बाद, नॉर्मल सेटअप है, नेक्स्ट करके आप सेटअप कर लीजिए, और यहाँ पे इसे रन करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है सॉफ्टवेयर वो। अब यहाँ पे देखिए आपका टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें, आपको चाइनीज़ देखना है, इंग्लिश देखना है। फिर नीचे सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आप देखोगे तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट देखना है या क्या देखना है, ऑटो स्टार्ट बोले तो जैसे PC स्टार्ट होगा ये अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको मैनुअली स्टार्ट करना पड़ता है, तब जाकर ये स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टेम्परेचर बता रहा 35 और 38 डिग्री GPU टेम्परेचर। और यहाँ पे हमने इसके USB के थ्रू हमने इसे अटैच किया है। ओके, यहाँ पे दोनों USB दिख रही है, जो बारीक वाली USB है वो इसकी है। ओके, यहाँ पे जो ये USB दिख रही है ना, ये इसकी है डिस्प्ले की। ओके, तो ये था इंस्टॉलेशन, किस तरीके से हम इस कैबिनेट के डिस्प्ले ऑन करेंगे। ओके, मैंने आपको बता दिया हूँ किस तरीके से डिस्प्ले ऑन होता है इसका, और किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं इसकी साइट्स पे, और कितना इजी है ये, और बहुत अच्छा कैबिनेट है।
अगर आपको कुछ नवा लुक चाहिए तो बहुत अच्छा कैबिनेट मिलता है। और आप देख रहे हो कि फ्रंट में क्या फ़ैन नहीं है, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ऊपर से आपके एयर निकल जाती है। आपने कूलर लगा लिया है सामने से हमने, और पीछे से भी इसका फ़ैन मिल जाता है तो एयर यहाँ पे पूरी हीट निकल जाती है इसकी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। सामने से डिस्प्ले भी आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा डिस्प्ले दिख रहा है। सो ये था ओवरऑल इस पीसी का किस तरीके से हमने बिल्ड किया। तो प्लीज़ अगर आपको और कोई पीसी बिल्ड कराना है या देखना है या कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एनी क्यूरी।